हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के वो सभी क्वेश्चंस जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मेक श्योर कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठते हो और जो फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उनको नोट डाउन जरूर करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो मीडियम के किसी भी पॉइंट पर जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक होती है कि आइसोथर्मल होती है। तो देखो, इस फैक्ट को कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है एडियाबैटिक, रुद्धोष्म। ठीक है, अब रुद्धोष्म प्रक्रम से क्वेश्चन इन जनरल बनते हैं, तो कितने तरह के और क्वेश्चन इस प्रोसेस से बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर करते चलना, एक फैक्ट की तरह एक नोटबुक बना लो। तो जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होती है, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के स्क्वायर रूट के। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और इसमें आपको पता है कि रुद्धोष्म मतलब ऊष्मा रुद्ध रहती है, ना तो बाहर से अंदर आ पाती है, ना प्रोसेस के अंदर वाली आउटसाइड जा पाती है। ये प्रोसेस बड़ी क्विकली होता है, जैसे टायर का फटना आपसे पूछा जाए कि किस प्रोसेस का एग्जांपल है, एडियाबैटिक। तो इससे और कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एक 2 मोल गैस थी, मैंने लिखा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक डेटा ले रहा हूँ। 2 मोल गैस का जो एक्सपेंड किया गया है उसमें करने में 5 जूल वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, एक कोई गैस थी, उसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करने के लिए 5 जूल वर्क डन करना पड़ा। कहा जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी, पहला ऑप्शन होगा 5 जूल कम हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन होगा 5 जूल बढ़ जाएगी, तीसरा ऑप्शन हो सकता है अपरिवर्तित रहेगी। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। कैसे? आपने जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उससे पढ़ा होगा कि जब किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं तो वर्क डन प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में यही तो होता है। अब इसमें क्या है, रुद्ध ऊष्मा मतलब ये वाला फैक्टर जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो माइनस का वर्क डन आ जाएगी, क्योंकि ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। या वर्क डन निकालेंगे तो वो माइनस का इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो वर्क डन होगा वो आंतरिक ऊर्जा में कमी करने में लगेगा इस प्रोसेस में। ये फैक्ट और याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर किसी 2 मोल की गैस थी उसको एक्सपेंड किया गया एडियाबैटिकली और 5 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो 5 जूल आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी। पहला फैक्ट तो आप एक ही याद रखोगे। दूसरी बात, इस प्रोसेस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये याद रखोगे, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PV की पावर गामा। ठीक है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तभी मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। अब ये फॉर्मूला सब ने पढ़ा होगा तो आपसे एग्जामिनर फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा। आपको पहला ऑप्शन देगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में PV की पावर कहेगा 7/3 बराबर कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन होगा PV की पावर 5/3 बराबर कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन हो सकता है PV की पावर 2/3 बराबर कांस्टेंट। या चौथा ऑप्शन हो सकता है PV की पावर केवल PV बराबर कांस्टेंट। और ऊपर आपको एक लाइन दे देगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक मोनो एटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो, हमने आपको बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। अब अगर उसने कह दिया कि एक परमाणु गैस है तो एक परमाणु गैस के लिए गामा होता है 5/3, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता द्विपरमाणु गैस है तो गामा का डाई एटॉमिक के अकॉर्डिंग रखते। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, जब इसमें गामा नहीं होता है मतलब वो आइसोथर्मल का प्रोसेस है, तभी तो इन दोनों का जो ढलान निकलता है वो गामा के इक्वल निकलता है। अगर रुद्धोष्म वक्र का ढलान और बटे समतापी का ढलान निकालेंगे तो वो गामा क्यों निकलता है, क्योंकि समतापी में होता है PV बराबर, उसमें होता है PV की पावर गामा बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने नहीं आता हूँ, मैं आपकी थॉट प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड चेंज है वो लाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको सोचना शुरू करना है। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि आइसो जो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जानने की कोशिश करो कि सेकंड क्या है। ठीक है, इस तरह की आप अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाओ। सेकंड नियम क्या कहता है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा नियम ये बताता है कि जो स्रोत से ली गई ऊष्मा है उसको कंप्लीटली वर्क डन में बदलना इम्पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है। आपसे कहा जाएगा कि कार्नो इंजन कौन से नियम पे वर्क करता है, तो इस तरह से आपको ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी, रुद्धोष्म प्रक्रम से बनने वाले क्वेश्चंस की। अब जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें इसके टर्म्स में देखो, समतापी मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इससे बनने वाले एग्जांपल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना किसका उदाहरण है,
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ताप नियत रहता है। अब बर्फ़ अगर पिघल रही है तो आप 0 डिग्री पे थी, मेल्ट होके 0 डिग्री, ठीक है, वो अलग बात है कि उसमें जो है लेटेंट हीट रहती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि अवस्था परिवर्तित हुई है लेकिन ताप तो नहीं बदला, और ताप अगर समान रहा तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस। ये आपका हो जाएगा किसका? आइसोथर्मल का। जैसे रुद्धोष्म के दो बहुत पूछे जाते हैं, एक जो आपकी स्क्रीन पे दिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा फैक्ट एक पूछा जाता है टायर का फटना। ये बड़ा क्विक होता है, बहुत क्विक होता है ये रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, अभी जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप गूगल पे ऐसे सर्च कर लिया करो चलते फिरते कि रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण, 4-5 आपको उदाहरण दिखेंगे, ठीक है। आप इंग्लिश वाले हो तो एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आपने आज एडियाबैटिक के सर्च कर लिए, कल आप सर्च करो एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोथर्मल, परसों आप सर्च करो एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबारिक। तो इस तरह से आपको आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एयरफोर्स क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। मैंने आपको बताया कि जो बर्फ़ का पिघलना है, अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कैसा चेंज है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो वो आपका बर्फ़ का जो पिघलना है वो फिजिकल चेंज है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे फिजिकल चेंज वो होता है कि जिसको फिर से, मान लो अगर बर्फ़ है उससे पानी बना तो पानी से फिर से बर्फ़ बन जाएगी, और अगर फिर से बर्फ़ बन पाना पॉसिबल ना हो पाता तो वो केमिकल चेंज हो जाता। जैसे पूछा जाएगा मोमबत्ती का जलना किसका है, तो वो बोथ हो जाएगा, उसमें केमिकल भी होता है और फिजिकल भी होता है। तो इस तरह के को रिलेटेड चीज़ें आप लोग तैयार करना शुरू करो, क्योंकि एयरफोर्स चीज़ें लिमिटेड पूछता है, लेकिन उन लिमिटेड पे अगर आपकी कमांड हो गई तो आप एग्ज़ाम को बहुत हैप्पीली क्रैक कर सकते हैं। 500 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की एक स्टेशनरी वेव में नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस वेव की वेलोसिटी क्या होगी? आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो हाईली एक्सपेक्टेड हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में दिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या एग्जामिनर आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि आपको एंटी नोड्स और नोड्स पता है क्या है। तो होता क्या है, जो आपका स्टेशनरी वेव की ये दो फॉर्म्स होती हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वहाँ पे नोड बनता है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे एंटी नोड होता है, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे। अब इसमें आपको दिख रहा है ये क्या है, वेवलेंथ का आधा। अगर बात करें एक नोड की और उसके पास वाले नोड की तो वो कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ। अगर बात करें एक नोड की और एक उसके पास वाले एंटी नोड्स की तो ये उसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 ऑफ इस वेवलेंथ। ये दो बातें आप याद रखना, इसको फैक्ट की तरह भी पूछ सकते हैं वो लोग, और जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि एक नोड और उसके पास वाले एंटी नोड के बीच की दूरी जो होती है वो वेवलेंथ की 1/4 होती है, जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। सारे ही ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है तो इसको हमने मीटर में बनाया तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको 4 से कट करेंगे तो ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ का मान हमें मिल गया 20/25। इसको और फर्दर कट करना चाहें तो 5 से कर सकते हैं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4/5, ठीक है। ये आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या पता है, वेव की आपकी वेलोसिटी पूछी गई, तो वेलोसिटी होती है v बराबर n लैम्डा। अब n का मान गिवन है 500 हर्ट्ज़, और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो हमें निकल के आई कितनी? 4/5। तो अब जब देखेंगे 5 से ये 5 कट गया तो 400 आ गया, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये मत सोचना कि क्या ये क्वेश्चंस आएंगे, ट्रस्ट मी गाइज, ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज के वीडियो में जो 100% चांसेस हैं, मैं कहूँगा 101% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के आने के। अब यहाँ पे मैं दो बातें और बता दूँ, एक होता है क्लोज आर्गन पाइप, एक होता है ओपन आर्गन पाइप। तो क्लोज आर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखोगे V/4L, और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो ओपन का हो जाता है। ओपन का जो फ्रिक्वेंसी होता है आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो होता है V/2L, ठीक है, वो उसका 2 गुना भी होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो ऐसे पूछे जाएगा, ठीक है, आपको रेशियो दे के पूछ सकता है। मतलब इन फॉर्मूले को एक झलक आप अपने माइंड में रखना। दूसरी बात, आप यहाँ से अब देखो बीट्स पूछे जाते हैं पर सेकंड, 2 इक्वेशन दे के बीट्स पर सेकंड पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा y1 = 10 साइन, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, 10 साइन 100 आपको ऐसे दे देगा 100 पाई टी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दे देगा y2 = आपको सपोज दे दिया 10 साइन 108 पाई टी। आपसे पूछा जाएगा पर सेकंड कितने बीट सुनाई देंगे, ऑप्शन दे देगा 8, दे देगा 6 या 4 या 2, मान लो यही एक क्वेश्चन है। तो बीट पर सेकंड क्या होते हैं? फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस। अब यहाँ से इस इक्वेशन से फ्रिक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? ये जो है ये a sin ω t होता है, यानी कि ओमेगा 100 है, यानी कि 2πn = 100 है। तो 2πn 100 पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। 2n 100 आ गया तो n = 50 आ जाएगा यहाँ से।
यहाँ से सिमिलर n बराबर 54 आ जाएगा, यानी कि इसकी n1 है 50 और n2 है 54। और बीट्स क्या होते हैं, n1 माइनस यानी उन दोनों का डिफरेंस फ्रिक्वेंसीज़ का, तो फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस 4 है, तो बीट पर सेकंड सुनाई देने वाले बीट्स 4 आ गए। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको ये लिखना नहीं है बार बार, ये क्वेश्चन एयरफोर्स का फेवरेट है। इसमें क्या है, इस डेटा को देखना, उसका आधा कर देना आप, ठीक है, क्योंकि पाई तो उसके साथ लगा रहेगा 90% क्वेश्चन में। इसका डेटा का आधा करो, इस डेटा का आधा करो, ठीक है, आपको ये फ्रिक्वेंसीज मिली, उनका डिफरेंस जल्दी से आप ऑप्शन में हिट कर दो। बस ये देख लेना पर सेकंड पूछा गया है कि नहीं। अगर पर मिनट पूछा गया है, कई बार ऐसा हो गया है नेवी के एग्जाम्स में, तो उसको आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि अभी जो रिसेंट शिफ्ट हुई थी 4 से 8 नवंबर तक पेपर चला था, उसमें 5 तारीख में सेकंड शिफ्ट में इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। पहले मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो पूछा गया था एक्चुअल। ये क्या होता है कि स्टीफन का एक नियम था कि जो एमिशन, जो विकिरित ऊष्मा की दर थी, वो ताप के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फिनोमेना को, इस कॉन्सेप्ट को अभी 5 तारीख में पूछा गया है। कैसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को अभी आप पढ़ो ही मत, फिर मैं इसको पहले इसको समझाने के बाद थोड़ा आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहा गया था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर उसको बढ़ा के हमने 327 कर दिया, 327 डिग्री कर दिया, तो उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी, ऑप्शन था 2 गुना, 4 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 27, इन जब इस में आप इस फॉर्मूले को रखो तो हमेशा टेम्परेचर केल्विन में हो। 27 को जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 होगा, 327 में जब 273 जोड़ोगे तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। जब 300 से 600 ताप का होना, ताप का डबल होना, और ताप अगर 2 गुना हुआ है तो एमिशन एनर्जी 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुनी हो जाएगी। ये आंसर सही था, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन ले लिया है, अब है तो वही कॉन्सेप्ट वही है। अब जैसे आपसे सपोज ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, कह दे कि ताप 3 गुना किया गया है तो उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी, ऑप्शन होंगे 9 गुना, 27 गुना, तो आपको पता है 81 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एमिट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। ये तो आपका बेसिक हो गया अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया। अब इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो E2/E1 हमारा क्या हो जाएगा, T2/T1 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें हमेशा याद रखना कि इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में अगर ना दिया हो तो आप पहले उसको 273 जोड़ के केल्विन में बनाओगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन में। अब इसमें आप अकॉर्डिंगली T2 आपको निकालना है, तो T2 आप निकाल सकते हो कैसे, कि जब आप T2 निकालोगे तो T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1, इधर हो जाएगा E2/E1 की पावर। अब कैलकुलेशन आई होप, अब उधर 4 था तो इधर 1/4 आ जाएगा। अब E2 कितना है, 16 किलो जूल, पहले 1 किलो जूल, E1 1 था तो ये 16 हो गया। तो T1 यहाँ पे T1 का मान रखते हैं 300 इंटू वो 16 है, 16/1 है तो बटे में 1 ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, 1/4। अब 16 का 1/4 का मतलब है 1/4 रूट, तो वो 2 आ जाएगा। कैसे, 16 का पहले एक बार रूट लेंगे तो वो 4 आएगा, 4 का फिर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 300 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 600 केल्विन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताना क्या था कि स्टीफन का नियम, जैसे बहुत सारे फिजिक्स में नियम हैं, उन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। जैसे बीन का विस्थापन नियम क्या होता है, वेवलेंथ टेम्परेचर बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि वेवलेंथ जो है टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तभी तो तारों का कलर देख के हम उसका ताप बता सकते हैं, ठीक है। जो आपका पूछा जाएगा अच्छे, चलो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ये किसने कहा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या ये चीज़ें हैं, अगर इतना हम कर लेते हैं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को क्यों ये क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या जो कंटेंट आपके लक्ष्य एयरफोर्स यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है वो अगर हम पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिजिक्स के लिए हमें क्या, हम कॉन्फिडेंट रहें। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको करना नहीं था। अगर कोई बच्चा मेरे 20 वीडियो भी इस चैनल के देख चुका होगा, जो लेटेस्ट वीडियो हैं, तो उसको रियलाइज़ हो गया होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस मैं कितना भी रेगुलर ना हो पाऊँ, अभी 4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला तो आपको क्या लगा कि मतलब जो आपसे प्रोमिसेस, यार पहली बात तो ये कि जो मैंने चैनल पे पढ़ा दिया है वो पेनेसिया है, समझते हो ना, पेनेसिया। आप लोग 1 वर्ड पढ़ते हो, पेनेसिया क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हो। और इन फ्यूचर भी, चलो ठीक है, मेरा 2-3 वीडियो नहीं आ पाता है, आप रिवीजन करो, क्योंकि अगर देखो दो तरह की जो होती हैं सोच वाले लोग होते हैं। एक होते हैं ऑलवेज न्यू नया कंटेंट, मतलब वो स्टोर तो करते रहेंगे, बहुत सारा कंटेंट कर लेंगे, यहाँ से भी मैराथन 2 घंटे की, यहाँ से भी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो उसे कहते हैं घोड़ा चाल, क्या कहते हैं, गधा चाल, या जो भी कहो, बुरा मत मानना कोई भी। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा वेपन होता है। रिवीजन प्रॉपर नहीं करोगे आप भूल जाओगे। आप आगे का पढ़ते घंटों मैराथन ले रहे हो, आप
ये आपको भूल गए हो पीछे का कि ताप बढ़ाने पे पृष्ठ तनाव पे क्या फ़र्क पड़ता था। आप श्यानता वाला पृष्ठ तनाव में लगा के आ गए, इसका डायमेंशनल फार्मूला उसमें लगा के आ गए। तो ये कब नहीं होगा, चीज़ें बहुत मतलब पेपर अभी देखा तुमने 4 से 9 तारीख में इतना अच्छा पेपर आया था, लेकिन बस क्या था बेसिक चीज़ें थी, लेकिन बेसिक चीज़ों में बच्चा रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से उनमें कन्फ्यूज हो गया, इधर का उधर कर गया, फिजिक्स में फेल हो जाते हैं। यार फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। मैं आपको बताऊं ये बात, अगर मैं आज भी वीडियो बनाना बंद कर दूं, आज के बाद फ्यूचर में कोई वीडियो ना डालूं और मेरे चैनल पे जितना पड़ा है इतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, मैं 100% गारंटी के साथ ये बोलता हूं कि पेपर आपका कोई नहीं रोक सकता जो ना निकले। ठीक है, फिर भी मैं आपको और मतलब परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए चीज़ें और लाऊंगा, आपके एग्ज़ाम तक लाऊंगा। लेकिन मेरा ओवरऑल जो बताने का, कहने का, इस नई बात कहने का मतलब ये है कि आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, आप ये नहीं कि आपने आज वीडियो देखा तो अब आपको नहीं देखना है, उसको एक हफ्ते के बाद फिर से देखो। प्लेलिस्ट में बार बार मैं प्लेलिस्ट क्यों क्रिएट करता हूँ, क्योंकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए। और रिवीजन क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो कितना है? तो इसका आंसर है 0। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक आपका पूछा जाएगा कि आपका गिलास है और पारा है, मरकरी है, तो उसके लिए ऑब्ट्यूस होगा, 90 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, जो आप याद रखना, जो आपका उसको ना भिगोए, जैसे पारा होता है उसको कांच को नहीं भिगोता है तो उसके लिए एंगल जो है 90 से बड़ा रहेगा, और जो भिगो देते हैं उनके लिए 90 से छोटा होता है। और ये क्लीन ग्लास वाला भी याद रखना, अगर प्योर वाटर दिया हुआ है, ये शब्द शुद्ध जल देना चाहिए वहाँ पे, और प्योर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चार सारी चीज़ें देख लेना आप, टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होते हैं उस पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट उपग्रह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना है और अर्थ पे इतना है, और अगर अर्थ पे वो इतनी हाइट से कूदना सेफ समझता हो तो सैटेलाइट पर कितना समझेगा? तो देखो, मैं तो अगर देखता ये इसका 5 गुना है और 5 का 5 में गुणा किया, 25 आंसर आ गया। लेकिन आप भी ये देख पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इस लेवल की होगी। आपको क्या करना था, ऐसे क्वेश्चन आया, आपने केवल ये सोचना था कि GH कांस्टेंट करना है, मतलब G1 H1 बराबर G2 H2 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे G और H दिए हुए हैं, यहाँ पे G दिया हुआ है, H पूछा गया, यही तो करना था, इसमें ही तो रखना था। अब जैसे यहाँ पे G और H क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 9.80 इंटू 5। अब यहाँ पे इज इक्वल टू कर लो, यहाँ पे G है 1.96 और H हमें निकालना है, ये इसका 5 गुना है, और 5 का 5 में गुणा करा तो H का मान आ गया 25। कैसे आ गया ये? आपका जो सेव, उसके लिए सुरक्षित कूदने के लिए V1 का स्क्वायर बराबर कर देते हैं V2 का स्क्वायर, ये हो जाता है 2GH अंडर रूट में, और ये हो जाता है अंडर रूट में 2GH। दोनों बच्चों का वर्क किया, 2 से 2 कटा, तो H1G1 बराबर H2G2। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना। और एक बात और, एक क्वेश्चन जो ईजी है लेकिन फिर भी मैं बताऊँ कि अगर मान लो वेट जो है 10 किलोग्राम भार है किसी का अर्थ पे, तो पूछा जाएगा मून पे कितना होगा। तो क्योंकि मून पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती है तो वेट भी 1/6 हो जाएगा, यानी कि इसका 1/6 करेंगे तो हमारा मून पे वेट 10 किलोग्राम रह जाएगा। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अगर द्रव्यमान की बात करी गई कि अर्थ पृथ्वी पर द्रव्यमान उसका इतने किलोग्राम है, 60 किलोग्राम, तो एम हमारा हर जगह सेम कंजर्व रहेगा। अगर चाहे अर्थ की बात करें चाहे मून पे चले जाएं, तो वो पढ़ लेना ध्यान से कि एम पूछा गया कि वेट पूछा गया है। सिमिलर क्वेश्चन एक और आता है थोड़ा को रिलेटेड, कि कहेगा कि अर्थ पे जो है वो 2 मीटर तक की छलांग लगाना जो है, कूदना 2 मीटर तक पॉसिबल है, तो मून पे कितना? तो इसका 6 गुना हो जाएगा कूदना, यानी कि मून पे 12 मीटर तक कूद सकता है वो। ठीक है, उछाल लगा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पर्सन जो है वो क्या करता है कि पृथ्वी की सरफेस से पृथ्वी की त्रिज्या के इक्वल हाइट पर चला जाए तो उसका वेट कितना रह जाएगा? ठीक है, वेट का मतलब होता है mg। अब जिस तरह से अपरेंट ग्रेविटी अफेक्ट होगी उस तरह से वेट भी अफेक्ट हो जाएगा। तो h हाइट पे अपरेंट ग्रेविटी क्या होता है, G डैश बराबर G बटे 1 प्लस h ऊंचाई और बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है कि उतनी ही ऊंचाई पे जाए जितनी त्रिज्या है, यानी कि जो h है वो रेडियस के बराबर है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि G डैश हमारा G बटे 4 आया। तो अगर G डैश 1/4 हो गई तो वेट भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन में अगर वो कह देता कि उतनी त्रिज्या की उतनी गहराई में चला जाए, तब आंसर 0 हो जाता। एक ऑप्शन इसमें 4th 0 भी है। ठीक है, अगर गहराई की बात करता, क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए G डैश जो अपरेंट ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, G1 माइनस h बटे r। अब इसमें गहराई में जाएगा तो ये बराबर उतनी ही गया तो घट गया, और 1 में से 1 गया तो 0। तो गहराई का पूछा गया है कि ऊंचाई का पूछा गया है, ये आपको थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तथा रिटार्डेशन मंदन, जो मंदन यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है
ए वो दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल द्वारा 5th सेकंड में 5वें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो उस दूरी के लिए u प्लस हाफ a 2n-1। अब इसमें क्या है कि इस मंदन रिटार्डेशन इसकी वजह से गलत आप कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू हमें माइनस में रखनी पड़ेगी, यानी कि u की वैल्यू कितनी है 10 रख दी 10। आप गलती क्या कर सकते हो मैं बताऊं, आप प्लस लगाओगे 1/2, आप a की वैल्यू 2 रखोगे 2n-1 यानी कि 2n का मतलब 5वें सेकंड, तो 5 दूना 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, तो ये कट जाएगा 9 और 10 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। होप जो आपको अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, मैं आपको फिर से, अब गलती मैंने बता दी तो अब गलती नहीं होगी, इसलिए मैं पहले गलती बता देता हूँ। u प्लस हाफ a 2n-1, जहाँ पे n है 5वां सेकंड, 6वां कहता तो n का मान 6 रख देते, 10वां सेकंड कहता तो n का मान 10 रख देते। u का मान तो हमें 10 रखना है, लेकिन प्लस 1/2 a का मान हमें 2 न रख के -2 रखना है, क्योंकि रिटार्डेशन मंदन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब 2n-1 यानी कि 2n का मान 5 रखेंगे, क्योंकि 5वें सेकंड है, 2 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, लेकिन ये नेगेटिव चिन्ह यहाँ आ जाएगा आगे, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 5वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी आएगी 1 मीटर। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल r रेडियस के सेमी सर्कुलर पाथ का पूरा चक्कर लगाता है, पार्टिकल द्वारा चली गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब देखो हम बना लेते हैं, चलो। सेमी सर्कल का मतलब एक आधा गोल, ठीक है, सर्कल नहीं आधा सर्कल, ठीक है। ये क्या है, अब देखो कुछ आपको पता हो चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे एक सर्कल है तो उसका जो पेरीमीटर होता है, जो उसका सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है, वो होता है 2πr। क्या होता है 2πr। लेकिन अगर सेमी सर्कल है, अगर पूरा 2πr था तो इतना आधा का देखेंगे तो वो πr हो जाएगा, 2πr का बटे 2 कर देंगे πr आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर पूरा जो एरिया होता है वो होता है सर्कल का πr², लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो आधा हो जाएगा, यानी कि πr²/2 हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए याद रखोगे। अब दूसरी बात, जैसे इस क्वेश्चन में बात करी गई है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, ये उसका सर्कल का डायमीटर ही तो है, आर रेडियस ये, आर रेडियस ये, तो पूरा डायमीटर जो है वो 2r है, वही तो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और दूरी ये हो जाएगी, दूरी क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए हम तो 2πr पूरी परिधि होती है, तो आधी हो जाएगी तो πr हो जाएगी, यानी कि दूरी का πr, इसका हमें रेशियो निकालना है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2πr, सॉरी 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 2r जाना था तो 2r, तो r से r कट गया तो π/2 हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आप गलती क्या कर सकते हो कि आप जो डिस्टेंस को 2πr, जल्दी में आप 2πr लिख दोगे, जब जल्दी में आप 2πr लिख दोगे और नीचे जो विस्थापन है वो 2r लिखोगे तो ये कट कर दोगे तो पाई भी रेशियो आपको दिख सकता है, क्योंकि ये 2πr पूरा सर्कल का होता है, आधा सर्कल है तो केवल πr होगा, तो πr/2r करोगे तो क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इनको कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं नहीं हूँ उस सिचुएशन में, अब बहुत क्वेश्चन हो गए आज। अब देखो इसको आप कर लेना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप देख लेना, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन ना इंक्लूड कर पाऊँ, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन इजी भी हैं, आप कर भी सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ही क्वेश्चन ले लूँगा। तो आई होप ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग करोगे और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करोगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि सभी क्वेश्चन ईजी हैं तो अगले वीडियो जो होगा उसमें क्वेश्चन नेक्स्ट में जो सीट है उसको इंक्लूड कर लूँगा। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हो। और एक बात याद रखना, जिन दिनों में वीडियो नहीं दे पाता हूँ, आपको अपनी पढ़ाई में रुकावट नहीं लानी है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर हैं, अध्यापक हैं जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और बस सफल हो जाओ, सरकारी नौकरी लग जाए, घर में खुशियाँ। क्योंकि सारी चीज़ें देखो, अगर हम परेशान हैं, ठीक है, तो अगर हम रूट कॉज जान लेते हैं और उसी को टारगेट बना लेते हैं तो सारी परेशानियां एकदम दूर हो जाएंगी। अभी आपके लाइफ में मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, उन सारी ही प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब अगर ना कहें तो सक्सेस है। जब आप सफल हो जाओगे
तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगी। तो अभी आप अपना फोकस उन परेशानियों के बारे में सोचने में मत लगाओ, अपना सारा पोटेंशियल सिर्फ मेहनत करने में लगाओ। बस आप पढ़ते रहो। आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है विद्या। कहा गया है, गलत नहीं कहा गया है, अपने वेदों पुराणों में विद्या सबसे सर्वोत्तम धन इसको बताया गया है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में उसका आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योरसेल्फ। हम हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और कॉल यार रात में मत किया करो। कल एक भैया ने हमें 12 बजे फ़ोन किया था, तो आप 12 बजे फ़ोन करके मत पूछो कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यार रात में कोई भी फ़ोन मत करना। और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हो।